झुकाओगे सर तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना भी मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। हम दरिया है, हमें भी अपना हुनर मालूम है। हम दरिया है, हमें भी अपना हुनर मालूम है। अरे जिस तरफ चल देंगे उस तरफ रास्ता हो जाएगा। तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जो अपना कक्षा 12वीं का जो पुस्तक थी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका जो पहला अध्याय चल रहा था उसको अपन ने कुछ भाग पढ़ लिया था और कुछ भाग की आज अपन चर्चा करेंगे। तो उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था एक बार फटाफट से देख लेते हैं। उसमें अपन ने पढ़ लिया था मानव का प्राकृतिकरण पढ़ लिया था अपन ने। मानव का प्राकृतिकरण पढ़ लिया था, है ना। आज अपन पढ़ेंगे पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद के ऊपर अपन बात करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ये है मानव का प्राकृतिकरण और पर्यावरणीय निश्चयवाद, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है ना। जब ये दशा उत्पन्न होती है मानव के प्राकृतिकरण की, तब उसके बाद जो स्थिति होती है, जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें नहीं सोचनी कि भाई दोनों बिल्कुल अलग अलग है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले पर्यावरणीय निश्चयवाद को लेकर, तो आप यहाँ से शुरू करके और इसके बारे में यहाँ तक लिख सकते हो। अर्थात मानव का प्राकृतिकरण में जो आपको बताया गया है वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो उसमें नंबर कटने वाली कोई चीज़ नहीं, क्योंकि दोनों जब ये दशा उत्पन्न होती है ना, तब ये बनता है, ये स्थिति बनती है। ठीक है। मानव का प्राकृतिकरण कब होगा, जब भी मानव का प्राकृतिकरण होगा तो उसके बाद जो दशा उत्पन्न होती है वो होती है पर्यावरणीय निश्चयवाद की। ठीक है। और एक चीज और देखना, जब अपन करते हैं प्रकृति का मानवीकरण, तो तब होती है संभववाद वाली दशा। इन दोनों में समानता है और इन दोनों में समानता है। ठीक है। उसके बाद आता है नवनिश्चयवाद। मैंने आपको बताया भी होगा कि आप इनमें से 3 पढ़ लो, 2 अपने आप स्वतः ही आपको आ जाएंगे। तो उसका कारण यही था कि इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपसे संभववाद का पूछ ले तो आप यहाँ से शुरू करके इसके बारे में जो अपन ने पढ़ेंगे भविष्य में, अभी तो पढ़ा नहीं है इसको, यहाँ तक ही पढ़ रखा है अपन ने, तो इसको जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में जो जानकारी लिखवाई जाएंगी उनको आप इसमें भी ऐड करके अपना आंसर, लॉन्ग जो आता है आंसर, उसमें ऐड करके आप अपना उत्तर दे सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते अपन। आज अपन बात करेंगे पर्यावरणीय निश्चयवाद को लेकर कि पर्यावरणीय निश्चयवाद होता क्या है। ठीक है। इसके समर्थक कौन थे। तो देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है। पर्यावरणीय निश्चयवाद, ठीक है। अगर अपन इसके एक अन्य नाम देख ले इसका, तो इसे नियतिवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नियतिवाद। एग्जाम में आपसे पर्यावरण निश्चयवाद के बारे में पूछ सकता है या फिर नियतिवाद नाम देकर भी पूछ सकता है, जो इसका क्या है, अन्य नाम है। इस अन्य नाम के बारे में पूछ ले तो नियतिवाद। ठीक है। आगे अपन बात करें इसमें क्या होता है, प्रकृति सर्वोपरि होती है, सर्वोपरि प्रकृति होती है। ठीक है। इसमें प्रकृति का राज है, प्रकृति अपने अनुसार मानव को ढालती है। ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी बात और कर ले अपन इस साइड में, यहाँ पे इसकी विशेषताएं हो जाएंगी, विशेषताएं। ठीक है। और उस विशेषताओं को पढ़ने से पहले एक बार अपन थोड़ी सी वैसे बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। जो मानव भूगोल की जो आरंभिक विचारधाराएं थी, मानव भूगोल की
आरंभिक विचार धाराओं में से एक है, विचारधाराओं में से एक है ये। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है आपको। दूसरी क्या है, इसमें उस मानव का जिक्र किया गया है या वर्णन किया गया है या उस मानव को दर्शाया गया है ना, उस मानव का वर्णन किया है जो आदिम था एवं प्रकृति से अर्थात भौतिक पर्यावरण से, प्रकृति से डरता था। ठीक है। अब उस टाइम पे क्या होता था कि मानव कमज़ोर था, प्रकृति क्या थी, बलवान थी। तो क्या करता था, मानव प्रकृति को प्रभावित नहीं कर पाता था और स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता था, है ना। मानव प्रकृति को प्रभावित नहीं कर पाने के कारण स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता था। पहले ये तीन चीज़ें समझ लो, 3 पॉइंट्स हैं, इनको समझ लो एक बार। मानव भूगोल की जो आरंभिक विचारधारा है उनमें से एक कौन सी है, पर्यावरणीय निश्चयवाद, है ना। सबसे जो प्रारंभिक विचारधारा की अपन बात करें तो अपन क्या है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। दूसरी में क्या लिखा हुआ है कि मानव भूगोल में उस मानव को वर्णन किया गया है जो क्या था, आदिम था अर्थात प्राचीन था। उस मानव को वर्णन किया गया जो कि प्रकृति से भयभीत था, है ना। नेक्स्ट लाइन में क्या है कि प्रकृति को प्रभावित नहीं कर पाता था क्योंकि उसके पास इतने क्षमता नहीं थी, मानव की इतनी क्षमता नहीं थी, उसके पास इतनी प्रौद्योगिकी विकसित नहीं थी कि वो प्रकृति को प्रभावित कर सके, प्रकृति को अपने अनुसार ढाल सके। ठीक है, तो इस कारण वह स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता था। आगे अपन बात करें इसकी विशेषताओं की। विशेषताओं में सबसे पहले आएगा सर्वोपरि कौन है, प्रकृति। इसमें आगे देखो, अब प्रकृति को प्रभावित नहीं कर सकता, इसका कारण क्या है भाई, उसके पास प्रौद्योगिकी अच्छी प्रकार से नहीं थी, उसके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था। तो अपन उसको विशेषताओं में कन्वर्ट करते हैं। प्रौद्योगिकी का स्तर क्या था, अत्यंत निम्न था। इस कारण ही तो वह प्रकृति की दास्ता को स्वीकार करता है मानव, है ना। आगे अपन बात करें, मानव विकास किसके बराबर था, ना के बराबर। मानव विकास ना के बराबर था। ठीक। अब प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेता था। जैसे प्रकृति ने संकेत दिया, मानव स्वयं उसी प्रकार रहन सहन स्टार्ट कर देता, चालू कर देता था। तो इसको देखकर अपन एक लाइन लिखें। क्या है लाइन, मानव सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर था। ठीक है, मानव प्रकृति की प्रचंडता से प्रभावित था एवं उससे भयभीत था। क्या था बच्चों, डरा हुआ था, भयभीत था। ये हो गई अपने किसकी बात, पर्यावरणीय निश्चयवाद की, नियतिवाद की। ठीक है, इसमें क्या होता है, उसके पास जो प्रौद्योगिकी का स्तर होता है वो क्या होता है, अत्यंत निम्न होता है। मानव विकास ना के बराबर होता है। मानव सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर करता है, उसकी प्रचंडता से प्रभावित होता है और प्रकृति से डरता है। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली। ये है आपका पर्यावरणीय निश्चयवाद।
इसके आगे अपन बात करें, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो आप। ले लिया? ले लो फटाफट से, या कोई उतार रहा हो उतार सकते हो। आगे देखिए, आगे बात करते हैं अपन किसकी, प्रकृति का मानवीकरण, है ना। प्रकृति का मानवीकरण क्या है, संभववाद क्या है। प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे प्रकृति ने, जैसे धीरे धीरे मानव प्रकृति के जो बल होते हैं, जो प्रकृति के जो नियम होते हैं, उनको समझना शुरू कर देता है। पर्यावरण निश्चयवाद में क्या था, प्रकृति से डरता था, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता था। पर उसने क्या किया, धीरे धीरे समय के साथ, जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, उसने प्राकृतिक बलों को समझना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे जैसे उसने प्राकृतिक बलों को समझना शुरू किया, तो वह अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर हो गया। स्वतंत्रता की अवस्था की ओर क्या हो गया, अग्रसर हो गया। ठीक है, जब उसने धीरे धीरे प्रौद्योगिकी विकसित करने लग गया। ठीक है, पर्यावरण से जो प्राप्त संसाधन थे, उससे उसने संभावनाओं को जन्म दिया। अपन लिखेंगे कि पॉइंट को लिखेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, यह है अपना प्रकृति का मानवीकरण। इसमें क्या हो रहा है, प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है ना। आगे सुनो, समय के साथ मानव प्राकृतिक बलों को समझने लगता है। लिख लिया आपने पहला पॉइंट, पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे उसने पर्यावरण में, जैसे जंगल में निवास कर रहा है, जैसे जैसे उसने प्रकृति के नियमों को समझा, उसके बारे में देखा, ठीक है, तो उसने समझना शुरू कर दिया कि प्रकृति के अपने क्या रूल्स है, क्या नियम है। ठीक है, इतना क्लियर। आगे समझना, आगे क्या है, मानव अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होता है, और अग्रसर होता है। ठीक है, अब समझना इसमें, मानव अभाव की अवस्था से तात्पर्य है नियतिवाद, पर्यावरण निश्चयवाद की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर। स्वतंत्रता की अवस्था बोल दो, स्वतंत्रता की दशा बोल दो, इसका तात्पर्य है संभववाद। अर्थात मानव, जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, उसने पर्यावरण और प्रकृति के जो नियम थे उसको समझना शुरू किया। उसके बाद वह पर्यावरण निश्चयवाद की जो स्थिति थी, नियतिवाद की जो स्थिति थी, उससे बाहर निकलकर संभववाद की स्थिति में प्रवेश करने लग गया। ठीक है, पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों, मानव पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों से संभावनाओं
संभावनाओं को जन्म देता है। ठीक है, जैसे जैसे उसे पर्यावरण से जो संसाधन उसे प्राप्त हुए उससे उसने संभावनाओं को जन्म देना शुरू कर दिया, अर्थात उसने आविष्कार प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास हो चुका है, धीरे धीरे विकास होता जा रहा है। ठीक है, अब जो ये दशा बन रही है, जो स्थिति बन रही है, इसे अपन क्या कह सकते हैं? संभववाद। इसे अपन क्या कह सकते हैं? इसे संभववाद, क्योंकि धीरे धीरे जो जाल बिछा रखा था प्रकृति ने, जिसमें मनुष्य कैद था, अब मनुष्य धीरे धीरे उसको तोड़ता जा रहा है। ठीक है, तभी मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि जो ये स्थितियां हैं, प्रकृति का मानवीकरण, मानव का प्राकृतिकरण, ये इनसे अलग नहीं है, इन विचारधाराओं से, ये इनसे रिलेट करती हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक बार समझा भी दिया रिलेट करके, है ना। अब जो ये संभववाद, ये अपना हो गया कहाँ? प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, आगे अपन बात करें जो संभववाद की स्थिति है। संभववाद की स्थिति है, ये क्या है? पर्यावरणीय निश्चयवाद के बाद की स्थिति है। किसके बाद की स्थिति है? पर्यावरणीय निश्चयवाद के बाद की स्थिति है। इसमें पर्यावरणीय निश्चयवाद के बाद की स्थिति है, इसमें मानव का विकास हो जाता है। मानव का विकास शुरू होना हो गया और वह प्रकृति को समझने लगता है, और विकास प्रारंभ, और लिख लो यहाँ पे, प्रारंभ हो जाता है, और वह प्रकृति को समझने लगता है। ठीक है, हो गया क्लियर? आगे अपन एक बार संभववाद को विस्तार से और देख लेते हैं। संभववाद क्या है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। मानव प्राकृतिक बलों को समझता है, अपने पर्यावरण और प्रकृति के जो बल हैं, प्रकृति के जो नियम, उनको समझता है, अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होता है ना। संसाधन जो प्राप्त होते हैं उसे पर्यावरण से, प्रकृति से, उससे वह संभावनाओं को जन्म देता है, और जो ये स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे जैसे उसका विकास होता है, उसने प्रौद्योगिकी का विकास कर लेता है, प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ा लेता है, तो उस दशा को कहा जाता है संभववाद की दशा। ठीक है, बात करें अपन संभववाद की। ठीक है, मिटा दो इसको, तो मिटा दो, है ना। इसमें बात करें अपन, सर्वोपरि होता है, सर्वोपरि इसमें होता है मानव। मानव क्यों होता है? प्रकृति ने मानव को अवसर प्रदान किया, संसाधन प्रदान किए थे, तो उसने, प्रकृति ने अवसर प्रदान किया, मानव ने उसका उपयोग किया और अपनी प्रौद्योगिकी को विकसित कर लिया। इससे क्या हुआ? जैसे जैसे मानव ने प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए जो प्रयास किए, टेक्नोलॉजी के विकास में जो मानव ने प्रयास किए, उन प्रयासों को जो छाप है, उन प्रयासों का जो प्रभाव है, वह प्रकृति पर अपने को दिखने लगा धीरे धीरे, और उसे कहा जाता है अपने को संभववाद। ठीक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद में क्या होता है? प्रकृति बलवान होती है, मानव कमजोर होता है, और संभववाद में मानव बलवान होता है, क्योंकि उसने किसका विकास कर लिया? टेक्नोलॉजी का, आधुनिकता का, है ना। अब मानव आधुनिक हो गया है, झींगा लाला हु की जगह अब हाय हेलो करने लग गया है ना। सर्वोपरि मानव, प्रकृति अवसर प्रदान करती है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है, और मानव उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। मानव उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रकृति ने अवसर प्रदान किया, मानव ने उसका प्रयोग किया। ठीक है, प्रकृति पर मानव प्रयासों की, प्रकृति पर
प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लग जाती है। मानव प्रयासों की छाप पड़ने लग जाती है और धीरे धीरे प्रकृति का क्या होना शुरू हो जाता है? तो जवाब होगा आपका प्रकृति का मानवीकरण शुरू हो जाता है। प्रकृति का छाप पड़ने लग जाती है और धीरे धीरे स्लोली धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, वही धीरे धीरे है। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। ठीक है, एक चीज और देख लो आप, समर्थक देख लो। समर्थक संभववाद के, इसके अगर अपन समर्थक की बात करें, इस विचारधारा के समर्थक की बात करें तो वो है पॉल विडाल डिला ब्लास। ठीक है, और जो अपनी वो विचारधारा थी कौन सी, नियतिवाद वाली, नियतिवाद की जो विचारधारा थी उसके समर्थक थे रैटजेल और हमबोल्ट। ठीक है, ये याद रखना, वहाँ पे उसमें बताया नहीं था आपको भी, है ना। तो जो पर्यावरण निश्चयवाद की जो विचारधारा है उसके समर्थक माने जाते हैं कौन, समर्थक। ठीक है, समर्थक कौन माने जाते हैं, रैटजेल और हमबोल्ट। ठीक, संभववाद की विचारधारा के समर्थक कौन हो गए, पॉल विडाल डिला ब्लास। संभववाद में सर्वोपरि मानव होता है, प्रकृति अवसर प्रदान करते मानव उसका उपयोग करता है। ठीक है, समय के साथ मानव प्रयासों की छाप प्रकृति पर पड़ने लग जाती है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट कक्षा में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे नवनिश्चयवाद। ठीक है, मानव भूगोल के उपागम थे और क्षेत्र उपक्षेत्रों की अपन बात करके चैप्टर को कंप्लीट फिर अपन चलाएंगे सेकंड चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।